वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं हुज़ैफ़ा साहब, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई, इसके बाद अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन भी दायर कर दी गई है। आप लोगों ने ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं किया है, PTI का ये कहना है, और इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट को चाहते हैं कि वो इसमें इंटरवीन करे, तौहीन अदालत का फ़ैसला आप लोगों के ख़िलाफ़ दे। आप लोगों ने इन द लेटर एंड स्पिरिट क्या ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? जी, बहुत शुक्रिया। मैं ज़ैद साहब ये गुज़ारिश करूँगा कि वो एक शेर है कि है फ़ैसला खुद बाइसे तौहीन अदालत, कुछ कहकर मैं तौहीन अदालत नहीं करता। तो अदालत ने एक हुक्म दिया जो कि हम समझ रहे थे कि आईन और कानून के दायरे से बाहर निकल कर दिया गया है, जेल मैनुअल से बाहर निकल कर दिया गया है। साबका अदालती प्रेसिडेंट्स जितने भी मौजूद हैं या जेल में कैदियों के हवाले से जो लॉज़ मौजूद हैं, उससे हटकर एक ऑर्डर पास किया गया। उसके बावजूद हम रिव्यू में थे, लेकिन फिर भी हमने तय किया, फेडरल गवर्नमेंट ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, कि अदालती अहकामात की लेटर एंड स्पिरिट में कंप्लायंस की जाए और उसी की रोशनी में बानी तहरीक-ए-इंसाफ को शिफा लेके जाने का जो है मंसूबाबंदी की गई और रूट भी लगाया गया। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से वहाँ पर मीडिया, पीटीआई के वर्कर्स और कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ दरपेश हुए, तो फिर उन्हें शिफा नहीं ले जाया गया बल्कि पिम्स ले जाया गया। वहाँ पर जो उनकी आँखों का मामला था, उसमें जो है पिम्स के डॉक्टर्स के साथ शिफा के डॉक्टर्स भी मौजूद थे, बाकी दीगर डॉक्टर्स मौजूद थे, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन मौजूद थे, दिल का भी उनका मुआयना वगैरह जो भी करना था। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट, उनको बताया गया कि वो हो चुके हैं, उसका मुआयना भी किया गया। तो मैं तो समझता हूँ कि पहली पेशी पर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त को जो है वो फाइल कर देगी। लेकिन मैं आपको इतनी गुज़ारिश ज़रूर करूँगा कि जो बातें मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये नौरीन खान साहिबा से हल्फ़न आप पूछ लें, बेशक अगला इंटरव्यू उनका कर लें। जिस वक़्त नौरीन नियाज़ी साहिबा बानी तहरीक-ए-इंसाफ से मिलने अंदर पहुँची, तो बानी तहरीक-ए-इंसाफ उस वक़्त ट्रैक सूट के अंदर थे और जॉगर्स पहने हुए थे। उस वक़्त भी वो 2 घंटे वर्जिश कर आए थे। और जब उनकी बहन ने उन्हें बताया, नौरीन खान साहिबा ने, कि जी आपके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर हासिल किया है और आपको शिफा लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जी मुझे क्यों अस्पताल लेकर जा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। इन्होंने 3 दफ़ा कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मकसद कहने का ये कि इसके बावजूद हमने उनकी सेहत पे सियासत नहीं की और ये वो बातें हैं जो कि नौरीन खान साहिबा ने खुद बाहर आकर अपनी पार्टी के लीडर्स को बताई हैं। और ज़ाहिर है हमारे भी सोर्सेज़ होते हैं, तो उन्होंने कहीं पर की तो मुझे पता चल गई। हुज़ैफ़ा साहब, आप लोग उन्हें पिम्स में लेके गए, पिम्स में आपने इलाज कराया, आप लोग कहते हैं कि ठीक है सरकारी अस्पताल में इलाज होना चाहिए, लेकिन पिम्स की एंजियोग्राफी मशीन के हवाले से वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं, इससे पहले एंजियोग्राफी मशीन का पता लगता है कि वो ख़राब है। तो अगर सरकारी अस्पताल में आप इलाज भी कराना चाहे PTI, तो फिर ये पॉइंट लेगी कि उसकी मशीनें ठीक नहीं है, हुकूमत आपकी, आप वहाँ पे ले जाके इलाज करा रहे हैं, तो फिर कैसा इलाज करा रहे हैं? वहाँ पे तो एंजियोग्राफी की मशीन ही ठीक नहीं है। नहीं, कमर साहब, मैं इसमें सिर्फ़ गुज़ारिश कर दूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं। पहले तो चूँकि मैं खुद एमबीबीएस का स्टूडेंट भी रहा और मैं ज़रा वो छोड़कर इस तरफ आया, तो फिज़ियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और बेसिक्स जो मेडिकल साइंसें पढ़ी है, तो गुज़ारिश कर दूँ कि दिल की जो शिकायत होती है, यानी दिल के आर्ज़े की, उसके स्टेप्स होते हैं। आपको तकलीफ़ हुई या आपका ब्लड प्रेशर ऊपर गया और आपने शिकायत की कि मुझे लेफ्ट साइड पर कहीं पेन है, तो आपकी जो है सबसे पहले जो है वो ईसीजी करते हैं। ईसीजी के अंदर अगर आपकी एब्नॉर्मेलिटी शो होती है, देन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इनकी एंजियोग्राफी कर ली जाए। और एंजियोग्राफी वो ज़रा एक मेडिसिन डालकर पूरा इस दिल की शरियानों का, दूसरे अल्फाज में एक डिजिटल मैकेनिज्म है कि आप पूरे दिल की शरियानों का एक अल्ट्रासाउंड कर लेते तो हैं। और अल्लाह ना करे कहीं पर क्लॉट मौजूद हो, अगली बात मुझे करने दें, उसके बाद आपकी फिर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की तरफ आप जाते हैं। तो बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बताएगी कि एंजियोग्राफी करनी है, या वो डॉक्टर्स बताएंगे? अगर एक बंदे की ईसीजी ठीक आ रही है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, नॉर्मल पेशेंट को तो अगर आपने एंजियोग्राफी करनी है, उल्टा उसे बीमार करने वाली बात है। एंजियोग्राफी के अंदर भी रिस्क फैक्टर गो 2-4% है, लेकिन जरूर होता है। और आप कभी भी हुज़ैफ़ा साहब, नॉर्मल मैं पेशेंट को आई एंजियोग्राफी डू नहीं एग्री करते। विद यू। अगली बात, मैं अगली आपकी बात, बात अगली से बात, अगली बात नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। और अगर एंजियोग्राफी मकसूद है, तो हमारे पास रावलपिंडी में पाकिस्तान का जदीद तरीन अस्पताल रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मौजूद है। हमारे पास AFIC मौजूद है। तहरीक इंसाफ ये दरखास्त दे दे हमें कि हम चाहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को जरूरत है या नहीं, आप उनकी एंजियोग्राफी कराएं, हम अगले 24 घंटे में उनकी एंजियोग्राफी करा देते हैं, रिपोर्ट मीडिया पे पब्लिक कर देंगे। ये लिखकर दे दें इनसे, डॉक्टर फैसल सुल्तान अपने दस्तखत से लिखकर दे दें, कभी भी लिखकर नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि एक सही मरीज जिसको दिल का आर्जा नहीं है, उसको एंजियोग्राफी कराना उसकी जान खतरे में डालने वाली बात होती है।
मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इससे ये भी उठता है, एक सरकारी अस्पताल की एंजियोग्राफी मशीन अगर ख़राब है, ठीक है, वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है, लेकिन आप अगर उसी अस्पताल लेके जाएंगे तो मुखालिफ पार्टी उस पर इशू तो बनाएगी। दूसरा, इसमें इस ऑर्डर में एक और मेन बात ये थी कि उन्होंने कहा कि बच्चों से बातचीत कराई जाएगी और साथ मुलाकात भी कराई जाएगी। तो वो कह रहे हैं इस पर भी अमल दरामद नहीं कराया गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान को उस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। मेडिकल बोर्ड के हवाले से अदालत ने रिकमेंड किया था। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए रेज़म, ये आप बिल्कुल ठीक अदालती ऑर्डर पढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अमल दरामद अदालती ऑर्डर पर करना हर हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन इस पर हमारी लीगल टीम का ये नुक्ता नज़र है कि हमने चूँकि रिव्यू फाइल किया हुआ है और जब तक अंटिल द फाइनल डिस्पोज़ल ऑफ दैट रिव्यू हमारे ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि हम मेडिकल बोर्ड बनाएँ, सो डॉक्टर फैज़ल साहब मौजूद हों। अलबत्ता फैमिली की मुलाकात की बात थी। फैमिली की मुलाकात में नौरीन साहिबा की मुलाकात कराई गई है और वक़्तन-फ़वक़्तन उनके बच्चों की फ़ोन पे बात भी कराई जाती है। और बाकी अगर इस ऑर्डर को मुकम्मल यानी पार्शियली अमल दरामद हुआ है, मुकम्मल अमल नहीं हुआ, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि हम एक रिव्यू में गए हुए हैं। अदालत सुबह उठकर वो रिव्यू उड़ा दे, हमारी रिव्यू लेकिन की जफर दरखास्त को साहब, टर्न डाउन कर दे। मेरा ख्याल से आप लोग बहुत अच्छी, आपकी अपनी पर्सनल सेंस भी अदालत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा है। मैं चूंकि कवर करता रहा हूँ अदालतों को, आपको भी मैं सुनता रहा हूँ, तो अब भी आपको ये मालूम है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, वो ऑर्डर जो है मनो अन इम्प्लीमेंट करना होता है, अदरवाइज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। आप रिव्यू में जा सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होता है। ठीक कह रहे हैं आप भी, ज़ाहिर है, बिल्कुल दुरुस्त बात फरमा रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर इन फील्ड है, तो महज़ रिव्यू दायर करने से वो ऑर्डर जो है सस्पेंड नहीं होता या उसके ऑपरेशंस जो है वो रुक नहीं जाते। लेकिन ज़ाहिर है, हमारी जो कानूनी टीम है उन्होंने एक राय दी है, अटॉर्नी जनरल ने, वज़ीर कानून ने, तो अगर उनकी राय वो समझते हैं दुरुस्त है तो अदालत को मुतमईन करेंगे। ठीक, अब बाकी जो मामलात हैं, जॉइंट ओपोजिशन बन गई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब उसको लीड कर रहे हैं, फिर 40 लाख अफराद सोहेल अफरीदी साहब लेके आने का कह रहे हैं। इस पर आप क्या नुक्ता नज़र रखते हैं? आप समझते हैं जॉइंट ओपोजिशन कहीं ना कहीं आपकी हुकूमत के लिए खतरा है? और फिर हामिद मीर साहब तो अब ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब इस बात पे कन्विंस हो गए हैं कि वो जो है ऐवान सदर छोड़ देंगे। अगर पीपल्स पार्टी भी ओपोजिशन के साथ जा मिलती है, आपके लिए तो एक बहुत बड़ा खतरा है फिर। देखिए, अगर 40 लाख लोग तहरीक इंसाफ लेकर आ जाती है, फिर तो हुकूमत वैसे घर चली जाएगी। मैं तो पहले दिन से बात करता हूँ कि तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रीट पावर नहीं है। स्ट्रीट पावर साबित कर दें। 40 लाख तो बहुत बड़ी तादाद है, 4 लाख लोग भी आ जाएं तो हुकूमत तहरीक इंसाफ के हर तरह के मुतालबात मनवाने, तहरीक इंसाफ मनवाने की पोजीशन में आ जाएगी और हुकूमत के पास मानने के सिवा चारा नहीं रहेगा। And what about Hamid Mir's claims? He is saying जरदारी साहब इस कन्विंस्ड कि उन्हें ऐवान सदर छोड़ना पड़ा तो वो छोड़ देंगे। उसमें ऐसी सूरत में आप लोगों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। पीपल्स पार्टी के बयानात भी आप लोगों के सामने हैं। देखिए, हामिद मीर साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ही इज एन अथॉरिटी रिगार्डिंग जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी। उनका बड़ा ताल्लुक है, ज़ाती दोस्ती भी है। वो उनके खिलाफ खबरें भी करते हैं, हक में भी करते हैं, लेकिन उनका जरदारी साहब के हवाले से अगर आप सब देखें तो सोर्स बहुत क्रेडिबल होता है। अगर मीर साहब ये बात कर रहे हैं तो ये मीर साहब का नुक्ता नज़र है, पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र है। इस पे जरदारी साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को, कि ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हो चुकी है या हो जाएगी कि आप सिंध हुकूमत या ओहदे सदारत छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे या हो रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब ने ये मालूमात लीक करवाकर एक पॉलिटिकल स्टंट खेला है। जरदारी साहब कभी भी ना ओहदे सदारत छोड़ेंगे। यानी मीर साहब की मालूमात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो दी है, बात ऐसी उन तक पहुंची होगी। लेकिन ये मालूमात जो लीक कराई गई है, इसके पीछे मकसद सिर्फ एक प्रेशर बिल्ड करना है। वरना पीपल्स पार्टी तो सिर्फ एक सिंध हुकूमत की खातिर पूरे 4 साल बानी तहरीक इंसाफ के दौर में फस्तायत और अपने लीडरान की गिरफ्तारी और सारा वो एक जो रिग्ड इलेक्शन था जिसमें आपका जो है वो पंक्चर्स भी लगाए गए, उसमें आपका आरटीएस बिठा दिया गया, वो कबूल किया। क्यों? कि हमें सिंध हुकूमत मिल जाए। तो अब सिंध हुकूमत, चेयरमैन सेनेट, ओहदे सदारत, ये सारी चीजें मैं जिस पीपल्स पार्टी को जानता हूँ वो कोई चीज भी तो कुर्बान नहीं करेगी। आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है, पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी जमात या लीडर मेरे बारे में ऐसी बात ना करे जो कि जाहिर है मैं जिससे ज़ाती तौर पे ऑफेंड हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूंगा कि पीपल्स पार्टी इसी इत्तेहाद का हिस्सा रहेगी सही। और मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी
जिन मामलात पे आज तासुर दिया जा रहा है को नहीं मानेगी, सबसे पहले पीपल्स पार्टी हाँ करेगी अगर नए सूबों का मामला हुआ या 28वीं तरमीम इन फील्ड आई तो। थैंक यू वेरी मच हुजैफा रहमान साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है, अपनी राय देते हैं।